नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर लखनऊ से ही है, जहां पर 10 आईपीएस का ट्रांसफर हो गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन में फिर फेरबदल किया गया है। 10 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, जिसमें रोहित सिंह सजवान बने हैं बरेली के एसएसपी, राजकरण नैयर जौनपुर के एसपी बनाए गए हैं, शैलेश कुमार पांडे गोंडा के एसपी बनाए गए हैं, प्रदीप गुप्ता बने हैं महाराजगंज के एसपी, अरविंद कुमार मौर्य बने श्रावस्ती के एसपी, अनूप कुमार सिंह पीएसी मुरादाबाद भेज दिए गए हैं, अशोक कुमार 3EW लखनऊ के एसपी बने हैं, घुले सुशील चंद्रभान बने हैं मऊ के एसपी, मनोज कुमार सोनकर कासगंज के एसपी बनाए गए हैं, कुंवर अनुपम सिंह सतर्कता लखनऊ के एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो 10 आईपीएस ऑफिसरों का तबादला हुआ है, अलग जगहों पर इन्हें भेजा गया है। जो 10 आईपीएस है उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। जो फेरबदल किया गया है उनमें रोहित सिंह सजवान बरेली के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं, राजकरण नैयर को जौनपुर का प्रभार मिला है, यहां पर एसपी बनाए गए हैं, शैलेश कुमार पांडे गोंडा के एसपी बने हैं, प्रदीप गुप्ता महाराजगंज के, अरविंद कुमार मौर्य बने हैं श्रावस्ती के एसपी, अनूप कुमार सिंह पीएसी मुरादाबाद भेज दिए गए हैं, अशोक कुमार 3EOW लखनऊ के एसपी बनाए गए हैं, घुले सुशील चंद्रभान बने हैं मऊ के एसपी, जबकि मनोज कुमार सोनकर कासगंज के एसपी बनाए गए हैं, कुंवर अनुपम सिंह सतर्कता लखनऊ के एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो लगातार जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर ट्रांसफर भी अब हो रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह आईपीएस के ट्रांसफर हो रहे हैं और उसमें 10 आईपीएस के ट्रांसफर है, जिसमें एसएसपी और एसपी शामिल बताए जा रहे हैं। तो 10 ऐसे नाम हैं जो ट्रांसफर हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशासन में यह फेरबदल किया गया है, जिसमें जो 10 नाम हैं उसमें रोहित सिंह सजवान बरेली के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं, राजकरण नैयर जौनपुर के एसपी बनाए गए हैं, शैलेश कुमार पांडे गोंडा के एसपी बनाए गए हैं, प्रदीप गुप्ता बने हैं महाराजगंज के एसपी। और लखनऊ से खबर है, यहां पर निवेश को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के रैंकिंग में छलांग लगाने के बाद पहली बैठक, कई विभागों के आला अफसर इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश में निवेश को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, इस पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में विभागों को टारगेट देने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में तो कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, खास तौर पर जब ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस को लेकर ये बैठक है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है उत्तर प्रदेश का और ईज ऑफ डूइंग में वो एक मुकाम बनाने में सफल रहा है। अब इसको लेकर आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर अहम बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के रैंकिंग में छलांग लगाने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें कई अफसर, आला अफसर शामिल होंगे। प्रदेश में निवेश को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इस पर मुहर लग सकती है। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग में अब उत्तर प्रदेश का नाम आया है, अब इस रैंकिंग को बरकरार भी रखना है, निवेश भी लाना है, प्रदेश को आगे भी लेकर जाना है, इस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देखिए कंचन, ये बैठक ही पहली बार हो रही है जब केंद्र सरकार की ओर से जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें यूपी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि पिछले कुछ सालों में बेहतर प्रदर्शन रहा है, काफी सारे काम हुए हैं निवेशकों को यूपी की तरफ मोड़ने के लिए। लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें जो विभागों की जिम्मेदारियां हैं वो तय की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि भाई जितने भी अब तक एमओयूज हुए हैं उसमें अभी कितने ऐसे हैं जो जमीन पर उतरे हैं, कितने में काम हुआ है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम और तमाम सुविधाएं दे करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी दो कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कैसे किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। और कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है अनामिका? और देखिए कंचन, ये बैठक 12 बजे होगी। हालांकि इसके पहले कोविड की बैठक होती है हर रोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कोविड के केसेस को लेकर जानकारी लेते हैं, पूरी प्रदेश का जायजा लेने के बाद उसके बाद ये 12 बजे बैठक बुलाई गई है। 12 बजे ही ये बैठक शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग में दूसरे पायदान पर पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब इसको लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। अब इस रैंकिंग को बरकरार रखना है तो निवेश लाना है और निवेश को किस तरह से लेकर आना है, व्यापारियों को किस तरह से राहत देनी है, आज ये जो पहली बैठक होगी उसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
और संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे मुलाकात कर कई मसलों पर चर्चा की है। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को कई संदेश दिए। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए काम करने और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां भागवत ने लखनऊ के आर्यकुल कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करने पहुंचे और चर्चा की। संघ प्रमुख ने संघ कार्यकर्ताओं सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इस बैठक में अवध प्रांत के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनके साथ संघ प्रमुख ने विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनसे मोहन भागवत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के लिए काम करे और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए काम करे, ताकि श्रमिकों और किसानों में आत्मनिर्भरता का भाव जागे। इसके साथ ही संघ कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। और श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोके। उन्होंने इसे बेकार की बातें करार दिया है। हम आपको बता दें कि अयोध्या के संत समाज ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर उनका विरोध करने की चेतावनी दी थी और इसी पर चंपत राय का ये बयान आया है। ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। और अब बात संसद के मानसून सत्र की करें तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इस बार के सत्र में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते संसद की कार्यवाही 2 पालियों में होगी। सुबह में राज्यसभा और फिर शाम को लोकसभा की बैठक होगी। 20 साल में यह पहली बार है जब संसद सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा और शनिवार रविवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। सोमवार 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार के सत्र में विपक्ष की ओर से भारत चीन विवाद, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इस बार के सत्र से प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया है। जून में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ऐसे में विपक्ष ये मुद्दा इस बार के सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। संसद के सभी सदस्यों के लिए सत्र में भाग लेने से पहले कोविड-19 RT-PCR परीक्षण कराना होगा और जांच में नेगेटिव आना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पालियों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। शनिवार तथा रविवार को ही संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। संसद सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सिर्फ पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में चलेगी, जबकि लोकसभा शाम की पाली में बैठेगी। और महुआ में हमले में जख्मी विस्फोटक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गले में गोली लगने के बाद उन्हें यहां पर एक निजी अस्पताल में रेफर कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार हर महीने उनसे 6 लाख प्रति माह घूस लेते थे। जून महीने तक पैसा देने के बाद इंद्रकांत ने जुलाई में कारोबार मंदा होने के कारण पैसा देना बंद कर दिया। इस पर तत्कालीन एसपी और कबरई थानाध्यक्ष ने उसे संगीन धाराओं में केस दर्ज करने की धमकी दी थी। इस पर कारोबारी ने 8 सितंबर को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इंद्रकांत के भाई से बात की हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। विस्फोटक कारोबारी की इलाज के दौरान कानपुर में एजेंसी अस्पताल में मौत हो गई है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और इस मामले में तत्कालीन महोबा के एसपी के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। उनको वहां से हटाने के साथ उनको सस्पेंड किया गया था और तमाम लोगों पर FIR भी की गई है। उनके परिजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये लेन देन का विवाद था। 7 लाख रुपया मांग रहे थे वो देने को तैयार नहीं था। वो कहने की गरीबादी में नहीं पाऊंगा, तो उन्हें इतना दबाव बना दिया बेचारे परेशान हुए। बोले नहीं, रुपया तो देना पड़ेगा, तुम बहुत विस्फोटक का काम करते हो, कृषक के व्यापारी हो, मुझको 6 लाख रुपया महीना चाहिए। उन्हें इतना दबाव बनाया है इसके द्वारा और सुरेश सोनी के द्वारा कि मजबूरन है बस इनको जो है 6 लाख रुपया जून महीने में और जुलाई महीने में देना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया। अब इतने शुरू कर दिया, नहीं भैया रुपया आप दीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों दूँ, तो उन्होंने कहा देखिए वो भी रुपये दे रहे हैं सुरेश सोनी और ये ब्रह्मदत्त 6 लाख रुपये देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे पास ये मैं नहीं दे सकता। तो बोले
और कानपुर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कानपुर में युवक ने झूठ बोलकर शादी की। पहली पत्नी से तलाक होने की बात कही थी इसने। पहली पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और इसके बाद थाने में काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। किदवई नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर पहली पत्नी से झूठ बोलकर ये कहा गया कि तलाक पहली पत्नी से हो गया है, और जब दूसरी औरत के साथ इस महिला के साथ पति को पकड़ा तो फिर वहां पर थाने में ही काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर थाने में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खबर ये आई कि युवक ने झूठ बोलकर शादी की। पहली पत्नी से तलाक होने की बात कही और फिर दूसरी औरत से शादी की। पहली पत्नी ने दोनों को जब रंगे हाथों पकड़ा तो थाने में इसको लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति पत्नी और वो का ये ड्रामा देखने को मिला। किदवई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। पुलिस के रहते वहां पर घंटों इस तरह से ड्रामा देखने को मिला। कहा जा रहा था कि युवक ने यह कहा कि दूसरी औरत के साथ शादी करने से पहले कि पहली पत्नी से तलाक हो गया, लेकिन पहली पत्नी से शायद इस युवक का तलाक नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद जो महिला थी उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और फिर इस तरह से ड्रामा थाने में ही देखने को मिला। और आगरा में उपदेश के किडनैप और हत्या मामले में परिजनों की मदद के लिए शासन आगे आया है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही है। आगरा के डीएम ने उपदेश के परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हम आपको बता दें कि एतमादपुर थाना इलाके में 8 साल के एक बच्चे को अगवा कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एनएसए के कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 5 लाख का चेक अभी शासन की तरफ से दिया गया था, देने आया था। और जो पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ ही जिन्होंने घटना किया है, जो घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि लोग जो है इस तरह की घटना न करें फ्यूचर में, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। और आगरा से खबर लेते हैं। यहाँ पर फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं। आगरा में दबंगों ने फायरिंग की, आपसी विवाद में ये गोलियां चली और बताया जा रहा है इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। मलपुरा थाने इलाके के धनौली का ये पूरा मामला है, जहां पर आपसी विवाद में फायरिंग हुई और 2 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। आगरा में दबंगों की तरफ से ये फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में आपस में विवाद था। इस दौरान गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। तो 2 पक्षों में विवाद था और दोनों पक्षों की तरफ से बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। इसी में 2 व्यक्ति जख्मी हो गया है। ये पूरा मामला जो है वो मलपुरा इलाके के धनौली का बताया जा रहा है। और ब्रेक के बाद खबर गाजियाबाद से, जहां पर हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस ने यहां एक और हुक्का बार पर छापा मारा है। इंदिरापुरम इलाके के नीति खंड में अवैध हुक्का बार चल रहा था। पुलिस ने यहां से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। और बाराबंकी में उत्तर प्रदेश रोडवेज की शताब्दी एक्सप्रेस बस हादसे का शिकार हो गई और 12 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से लखनऊ जा रही बस का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिससे वो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में महिला कंडक्टर समेत 12 लोग घायल हो गए हैं। महिला कंडक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी 11 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया है। और आगरा में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से ठगी किया करते थे। थाना एतमादुल्ला और साइबर सेल की टीम ने इन बदमाशों को धर दबोचा। ये बदमाश ऑनलाइन और सोशल मीडिया में अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार मूवर्स एंड पैकेट्स के रूप में किया करते थे। जिस किसी को सामान शिफ्ट करना होता वो इनसे संपर्क करते, तब ये शिफ्टिंग के नाम पर एडवांस रुपए लेकर ठग लिया करते, फिर अपना मोबाइल बंद कर लेते। इस तरह से इन्होंने लोगों से लाखों रुपए ट्रांसफर कर ठग लिए। चार साइबर क्राइम के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे जस्ट डायल, OLX
और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ट्रांसपोर्टर्स की या मूवर्स एंड पैकर्स की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते हैं। और नोएडा पुलिस ने कैसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया जो मेहमान नवाजी कर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोप के मुताबिक ये अपराधी OLX पर सामान बेचने और खरीदने वालों को बुलाकर बातचीत के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता, फिर उसके बेहोश होने पर लूटपाट कर वहां से फरार हो जाता। इसके पास से एक कार, चोरी के 5 मोबाइल, नशीली दवाइयां और अलग अलग नामों की ID कार्ड भी मिले हैं। ये जो है वो लोगों को OLX में फ़ोन बेचने के बहाने बुलाता था और उसके बाद उनको नशीला पदार्थ, फ्रूटी या बाकी पेय पदार्थ में पिला करके उनका फ़ोन और बाकी सामान लेके भाग जाता था। इसमें इस तरह की शिकायत आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने जो है वो जब कार्रवाई करी तो ये शख्स गिरफ्तार किया गया। इसके और प्रयागराज से खबर है, यहाँ पर 5 ट्रक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज में ट्रक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ट्रक चुराने वाले 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचा करते थे और चोरी की ट्रक आरोपियों के पास से एक ट्रक भी बरामद की गई है। बदमाशों पर पहले से दर्ज है कई केस और अब इस मामले में भी इन्हें पकड़ा गया है। और खबर रामपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर सगीर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इसके ऊपर 7 केस दर्ज हैं। इसके पास से 12 बोर के 4 तमंचे, 8 अधबने तमंचे, जिंदा कारतूस और असलाह बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। सगीर नाम का एक अपराधी जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है, वो अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री सहित पकड़ा गया है। उसके पास से 4 अदद तमंचे जो 12 बोर के हैं बने हुए, 8 अधबने हुए और जिंदा कारतूस, नाल, स्प्रिंग, तमाम इस तरह के और तमंचे बनाने के उपकरण। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।